हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें जो आपका सेकंड पेपर है इसकी कल एक क्लास हो चुकी है, आज ये दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, और आपको यहाँ से पता लगेगा कि किस तरीके से आपकी जो परीक्षा होने को है मई फर्स्ट वीक में, उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, और ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे 2025 में जो आपकी परीक्षा हुई थी वही पीवाईक्यू है ये। ओके, कल हम लोगों ने 1 से लेकर के 50 तक यानी कि 50 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 51 to 100 यानी कि 50 क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन, 1986 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1986 के बाद जो संशोधन हुआ वो कब हुआ था? 1988 में, 1992, 2000 या 2012 में? आपको बता दें कि 1986 के बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन हुआ था वो 1992 में हुआ था। डिफरेंट कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, जिसको संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने का सबसे आम कारण क्या है? गांव में क्या होता है कि बालक कक्षा 1 से 5 तक, 6 तक, 7 तक ही क्या करता है, पढ़ करके वो पढ़ाई छोड़ देता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? इंटरनेट की सुविधा नहीं है, या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम है बच्चों को, आर्थिक बाधाएं हैं, पारिवारिक श्रम है, या फिर अति भारित पाठ्यक्रम है? तो गांव में क्या होता है, ये सब चीजें नहीं, मेन प्रॉब्लम होती है आर्थिक बाधाएं, कि स्कूल का जो खर्च है वो पेरेंट्स वहन नहीं कर पाते, है ना। और मतलब स्कूल बैग नहीं लेकर दे पाते, कॉपी किताब लेकर के नहीं दे पाते, यूनिफॉर्म लेकर के नहीं दे पाते, जूते लेकर के नहीं दे पाते, है ना, यहाँ तक कि पेंसिल कॉपी तक नहीं लेकर के दे पाते हैं। तो ये आर्थिक बाधाएं, स्कूल की फीस नहीं दे पाते, ये सब आर्थिक बाधाएं हैं, पारिवारिक श्रम है, और इसलिए भी स्कूल में बच्चों को पेरेंट्स नहीं भेजते कि ये घर पर रहेगा, हमारे काम में हाथ बटाएगा तो हमारे 4 पैसे आएंगे, इस वजह से। ठीक है, घर के काम के चक्कर में भी पेरेंट्स बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं। ये समस्या है, आर्थिक बाधाएं और पारिवारिक श्रम की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई बच्चा छोड़ देता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के बीच में पढ़ाई छोड़ने का प्रमुख कारण है? माध्यमिक शिक्षा में कक्षा 8, 9, 10 में क्या होता है कि लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं। क्यों? खराब बुनियादी ढांचा है, उच्च फीस ज़्यादा है, लिंग पूर्वाग्रह है, और कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है, इंटरनेट की कमी है। तो लड़कियां जो पढ़ाई छोड़ देती हैं उसके पीछे मेन रीज़न होता है लिंग पूर्वाग्रह, कि ये तो लड़की है, क्या करेगी ज़्यादा पढ़ के, कौन सा ये आगे नौकरी कर लेगी, करना तो इसको चूल्हा चौका बर्तन ही है, इसलिए बस 10th और 12th हो गया, बहुत है, अब जाके आगे ससुराल में काम धंधा देखेगी, या ससुराल वाले पढ़ाएंगे तो पढ़ा लेंगे, है ना, हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है। इस वजह से क्या होता है, लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी जाती है और कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है। ये इसके मेन रीजंस होते हैं। ऑप्शन सी इसमें भी आपका राइट हो जाता है। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि निम्न में से कौन सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य है? सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देना, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करना, विश्वविद्यालय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना। तो SSA सर्व शिक्षा अभियान का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? बच्चों को निःशुल्क पढ़ाओ। ठीक है, कोई पैसा नहीं लेना है, बच्चों को फ्री पढ़ाओ और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, यही तो सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे कहता है, कौन सी समस्या शैक्षिक मानकों के ह्रास में योगदान देती है? देखिएगा, कौन सी समस्या है जो शैक्षिक जो मानक है, शिक्षा के जो मानक हैं उनमें कमी लाने का काम करती है? समग्र शिक्षा, बहुविध मूल्यांकन विधियों का उपयोग। देखिए, समग्र शिक्षा जो है ये शैक्षिक मानकों में वृद्धि करती है, कोई उसमें नुकसान नहीं करती। ठीक है, क्योंकि समग्र शिक्षा जो है ये शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बनाई गई एक योजना है, इसलिए शैक्षिक मानकों को सुधारने का काम करती है, घटाती नहीं है। बहुविध मूल्यांकन विधियों का उपयोग मतलब अलग अलग तरीकों से मूल्यांकन करने से छात्रों की समझ बेहतर तरीके से आंकी जाती है। अलग अलग तरीके से बच्चे का मूल्यांकन करो, रिटन टेस्ट ले लो, ओरल टेस्ट ले लो, प्रोजेक्ट करवा लो, है ना, या अलग एक्टिविटीज करा करके भी आप बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसलिए ये भी मानकों को बेहतर बनाने का काम करती है।
सामूहिक नकल और परीक्षा में गड़बड़ी, ये तो हमको लग रहा है ठीक है ऑप्शन। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, देखिए शिक्षक प्रशिक्षण से क्या होता है, जब हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं तब क्या होता है, तब जब टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है उससे शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ जाती है, जिससे शिक्षा के मानक और ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। तो मानकों में कमी लाने का काम कौन करता है, जब आप स्कूल में नकल करवाते हो, परीक्षा में गड़बड़ी करवा देते हो। भाई देखो, जब नकल होगी, परीक्षा में गड़बड़ी है, तो उससे क्या होगा कि छात्रों का जो वास्तविक ज्ञान है और जो उसकी योग्यता है वो सही तरीके से नहीं मापी जाती। एग्जाम में नंबर भले वो 90% ले आए, लेकिन वो उसके काबिल नहीं है ना। इससे बिना पढ़ाई के भी छात्र पास तो हो जाते हैं, लेकिन जो शिक्षा के मानक हैं उनका स्तर गिर जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था। अगला प्रश्न कहता है NEP 2020 का उद्देश्य किस भाषा दृष्टिकोण से शिक्षा को बढ़ावा देना है। केवल अंग्रेजी पढ़ाओ, नहीं। NEP 2020 सिर्फ अंग्रेजी को बढ़ावा नहीं देती है सर, बहुभाषिकता और मातृभाषा की बात करती है। घरेलू भाषा में बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है। और कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल मातृभाषा होनी चाहिए, घरेलू भाषा में बच्चों को सिखाओ। केवल हिंदी, केवल संस्कृत की बात नहीं करती है। किसकी बात करती है, तो ये मातृभाषा की बात करती है, एक से अधिक भाषाओं की बात करती है। चलिए ऑप्शन बी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि किस नीति ने सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत की थी। NEP 1986, NEP 1992, NEP 2020, कौन है, किस नीति ने CCE को बढ़ावा देने की बात कही है, तो वो है NEP 1986 ने सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत की थी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है माध्यमिक शिक्षा में बर्बादी और ठहराव का प्रमुख कारण क्या है। माध्यमिक शिक्षा की बात हो रही, माध्यमिक शिक्षा में बर्बादी यानी कि वेस्टेज, ठहराव, जिसको स्टैग्नेशन कहते हैं, इसका मुख्य कारण क्या होता है। उन्नत पाठ्यक्रम, प्रभावी स्कूल प्रबंधन, नहीं, अच्छा स्कूल मैनेजमेंट हो तो बर्बादी ठहराव आएगा ही नहीं आएगा। अच्छा पाठ्यक्रम हो तो ना बर्बादी ना ठहराव आएगा। माता पिता के सहयोग का अभाव और गरीबी, ये तो ठीक है। ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली से भी बर्बादी ठहराव नहीं आता है। मेन प्रॉब्लम क्या है, माता पिता का सहयोग नहीं मिल पाता और गरीबी की वजह से क्या होता है कि शिक्षा में बर्बादी आ जाती है ना। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि बर्बादी के पीछे, ठहराव के पीछे मेन रीजन क्या है, सामाजिक आर्थिक समस्याएं। क्यों, बच्चे का परिवार गरीब है ना, माता पिता, जब गरीबी होती है और पेरेंट्स का सहयोग नहीं मिलता तो कई छात्र पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं या एक ही कक्षा में बार बार रुक जाते हैं। ठीक है, कक्षा मान लीजिए कक्षा 6 में कक्षा 6 को 2 बार पढ़ा है ना, पहले 2 महीने आए थे, फिर पूरे साल गायब हो गए, फिर अगले साल फिर कक्षा 6 में ही पढ़े रहे, फिर पता लगा 6 महीने पढ़े, फिर उसके बाद आ गए, फिर कक्षा 6 में ही शुरुआत हो गई। इस तरीके से क्या होता है, उसमें ठहराव आ जाता है ना, तो बार बार एक क्लास में रुक जाते हैं। इसी कारण शिक्षा में बर्बादी और ठहराव बढ़ता चला जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बहुत बढ़िया आंसर है। अगला प्रश्न कहता है सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था। ऐसे क्वेश्चंस आपको रट्टा मारने पड़ेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। देखो प्यारे दोस्तों, अभी हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, बहुत समझा करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है। लेकिन जब एग्जाम आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने होंगे आपको, तो हम फटाफट बस क्वेश्चन पढ़े आंसर टिक, क्वेश्चन पढ़े आंसर टिक करते जाएंगे, है ना। तो अभी पढ़ लो, सारी क्लासेस अटेंड करो, सारी वीडियोज देखो, अभी पढ़ लो, है ना, अभी समय है। बहुत समझा के पढ़ा रहे हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता। समझाते इसलिए हैं क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन पूछ ले, कोई गारंटी नहीं है, क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेगा, तो अगर आपको नॉलेज होगा तो आप आंसर दे देंगे। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, डेलर्स रिपोर्ट, कल हमने इसको डिटेल में समझाया था। डेलर्स रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी, कल ही हमने बताया था, कल वाली वीडियो में। तो डेलर्स रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, यूनेस्को द्वारा। किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था, इसको प्रकाशित किया गया 1996 में। ठीक है, डेलर्स रिपोर्ट की अगर बात करें तो इसका टाइटल क्या था, इसका टाइटल था लर्निंग द ट्रेजर विद इन, ये इसका टाइटल था। 1996 में इसको प्रकाशित किया गया था, यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इतनी बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है जनार्दन रेड्डी समिति निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो जो जनार्दन रेड्डी समिति है इसका संबंध शैक्षिक सुधार से और शिक्षक शिक्षा से भी था। लेकिन अब यहाँ पे शिक्षक शिक्षा और शैक्षिक सुधार दोनों ऑप्शन राइट हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपका शैक्षिक सुधार हो जाएगा। देखिए कैसे समझाता हूँ। जनार्दन रेड्डी समिति, इसका संबंध टीचर एजुकेशन से था। किससे था, टीचर एजुकेशन से।
इस समिति का उद्देश्य भारत में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, जो भी टीचर ट्रेनिंग संस्थान थे और टीचर एजुकेशन थी, उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए सुझाव देना था। तो कुल मिलाकर के इसका संबंध शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो, ये ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा सटीक है आपका। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। टेलर्स रिपोर्ट में निम्न में से कौन शिक्षा के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? कल हमने इसके चारों स्तंभ बताए थे, समझाए थे। ठीक है, तो 4 स्तंभों में अगर आपको चारों पता होंगे तो आप सही आंसर ढूंढ लेंगे कि इसमें कौन सा नहीं है। 4 स्तंभ क्या है भाई? जानना सीखना, ये तो पहला ही स्तंभ है, लर्निंग टू नो, है ना। और करना सीखना, लर्निंग टू डू, ये दूसरा स्तंभ है। और तीसरा स्तंभ है साथ रहना सीखना, लर्निंग टू लिव टुगेदर, वो इसमें है नहीं। होना सीखना, ये आपका चौथा स्तंभ है, लर्निंग टू बी। ठीक है, ये वाला जो है वो टेलर्स रिपोर्ट में जो स्तंभ 4 दिए गए हैं ये इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वहां राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी पहल है? मतलब माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा भी दो, ऐसी शिक्षा जिससे कि बच्चा आगे चल करके फ्यूचर में क्या करे, कुछ काम धंधा भी कर सके, यानी कि व्यवसाय से जुड़ी शिक्षा भी बच्चे को देनी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो वो हमारी जो माध्यमिक स्तर पर सरकारी पहल जो है वो है PMKVY। कौन सी है? PMKVY। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी युवा हैं उनको कौशल, स्किल्स सिखाओ, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल स्किल्स प्रदान करो। इससे विद्यार्थियों को रोजगार से जुड़ी जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है वो मिलती है और व्यावसायिक शिक्षा को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन कहता है कौन सा स्तंभ कौशल और व्यावहारिक अनुप्रयोग पर केंद्रित है? जानना सीखना, सीखना, साथ साथ रहना सीखना या फिर करना सीखना, स्किल्स पर डिपेंड करता है। और व्यावहारिक अनुप्रयोग पर, जहां बच्चा प्रयोग करके देख सके, तो वो है करना सीखना, लर्निंग टू डू। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप करना और जो है प्रैक्टिकल नॉलेज का उपयोग कैसे किया जाए वो सिखाना। ठीक है, यह प्रैक्टिकल नॉलेज का उपयोग करना है। इसमें छात्र केवल थ्योरी से या सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त नहीं करते, सिद्धांत से नहीं सीखते, बल्कि काम करके, प्रैक्टिस करके और अपने अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, इसलिए जो डी ऑप्शन है वहां राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है जनार्दन रेड्डी समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित का विकास हुआ। किसका विकास हुआ था? SNIOS पाठ्यक्रम का, NEP 2020, संशोधित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC अधिनियम का क्या हुआ था? विकास हुआ था। तो किसका विकास हुआ था? आपको बता दें संशोधित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का विकास हुआ था। जनार्दन रेड्डी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? टीचर एजुकेशन में इंप्रूवमेंट लेकर के आना, शिक्षक शिक्षा को सुधारना था। ठीक है, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में बदलाव किए गए, संशोधन किए गए, जिससे संशोधित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का विकास हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर है। आपको बता दें प्यारे दोस्तों कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड कंप्लीट नोट्स, आपके 4 पेपर हैं, चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। देखिए, हम आपको सब्जेक्टिव कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं, हम आपको शॉर्ट नोट्स, 1 लाइनर के टाइप कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं, हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं, MCQs। ठीक है, हम आपको इंपॉर्टेंट MCQs का कलेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं, और सबसे बड़ी बात जो मार्केट में क्वेश्चन बैंक आता है हम उसकी भी PDF आपको प्रोवाइड कराते हैं, ताकि मार्केट में आपको धक्का खाना ना पड़े, बाहर पैसा खर्च ना करना पड़े, एक जगह पैसा लगाओ, सारा कंटेंट, सारा मटेरियल एक जगह पाओ। और एक बात की गारंटी इस बात की रहेगी कि कंप्लीट जो पूरा का पूरा पेपर आपको यहीं से मिलेगा, जितना कंटेंट यहां से दिया जाएगा, उससे बाहर ना तो आपको कुछ पढ़ना है ना कुछ खरीदना है। ठीक है, चलिए तो फटाफट इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की फीस जान करके फीस पे करेंगे, उसके बाद कंप्लीट नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है RTE अधिनियम 2009 निम्नलिखित आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य बनाता है। देखिए किसकी बात कर रहा है ये? 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए, 10 से 18,
5 से 15 या फिर 6 से 14 वर्ष। तो आपको बता दें कि ये 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य बना देता है आरटीई अधिनियम 2009। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। फिर कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है हमारा 21A। कौन सा है? आर्टिकल 21A जो है यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। आर्टिकल 21 ये सुनिश्चित करता है कि शिक्षा पाना प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। ठीक है, और आपको बता दें कि इसे जो 86वां संविधान संशोधन था जो 2002 में हुआ था, उसी के माध्यम से संविधान में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और ये अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान भी करता है। इतनी बात क्लियर है। अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 जो है ये धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 19 ये नागरिकों को भाषण देने और अपने आप को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसा राइट देता है। अनुच्छेद 30 जो है ये अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 21 जो है वह राइट हो जाता है। आरटीई अधिनियम को लागू करने के लिए कौन सी सरकारी संस्था जिम्मेदार है? कौन है? एनसीईआरटी है, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी या फिर एआईसीटीई? कौन सी संस्था है? तो वह है शिक्षा मंत्रालय। भारत में शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन यानी कि उसको कैसे व्यवहार में लाया जाए, उस पर कैसे काम किया जाए, कैसे इसको सही ढंग से लागू किया जाए, इसकी मुख्य जिम्मेदारी केंद्र स्तर पर शिक्षा मंत्रालय की होती है। शिक्षा मंत्रालय का पहले नाम क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। बहुत बढ़िया। इग्नू निम्नलिखित कारणों से प्रसिद्ध है। कक्षा शिक्षा की वजह से, चिकित्सा शिक्षा की वजह से, कारपोरेट प्रशिक्षण या फिर दूरस्थ एवं खुली शिक्षा की वजह से। तो आपको बता दो इग्नू जो है ये किसकी वजह से? इग्नू दूरस्थ और खुली शिक्षा की वजह से। ठीक है, देखिए इग्नू का पूरा नाम क्या है? इग्नू का पूरा नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, अच्छा इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इग्नू की स्थापना हुई थी सर 1985 में। कब हुई थी? 85 में। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी है। ये उन लोगों को हायर एजुकेशन का अवसर प्रदान करता है जो कंटिन्यू कॉलेज नहीं जा सकते, जैसे कि जो जॉब वगैरह करते हैं या जो हाउस वाइफ हैं या दूर दराज इलाकों में लोग रह रहे हैं जहाँ से जो है कि लगातार कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना पॉसिबल नहीं होता है, उनके लिए जो है ये रामबाण है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन की बात करता है। ये दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एजुकेशन एट योर डोर स्टेप के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। शिक्षा के संदर्भ में ठहराव का अर्थ क्या है? अभी मैंने पीछे आपको बताया था। पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को हर साल पदोन्नत किया जाता है। एक ही कक्षा को दोहराने वाले छात्र या फिर स्कूल पाठ्यक्रम में बदलाव। आपको बता दें कि शिक्षा में ठहराव का मतलब होता है एक ही कक्षा को दोहराने वाले छात्र। ठीक है, जब कोई छात्र एक ही कक्षा को पास करने में 1 साल से ज़्यादा का समय लेता है यानी फेल होकर उसी कक्षा में फिर रुक जाता है तो उसे ठहराव कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सटीक हो जाएगा। NIOS मुख्य रूप से निम्न माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। किसके माध्यम से? कक्षा शिक्षण, केवल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, दूरस्थ एवं मुक्त विद्यालयी शिक्षा या फिर निजी विश्वविद्यालय। तो ये आपका जो है वह दूरस्थ एवं मुक्त विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। NIOS क्या लिखा है यहाँ पे सर? NIOS लिखा है। इसका नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, मतलब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये उन छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है जो किसी कारणवश रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते। ठीक है, ये ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मॉडल पर काम करता है जहां छात्र घर बैठे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, केवल एग्जाम्स में शामिल होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बहुत बड़ा क्वेश्चन देखिएगा, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यदि आप अभी से पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। डाइट के प्राथमिक कार्यों में निम्नलिखित शामिल है। डाइट के प्राथमिक कार्य में क्या शामिल है? तो इसके प्राथमिक कार्यों में
प्राथमिक विद्यालय के टीचर्स को प्रशिक्षण देना। जो प्राथमिक विद्यालय के टीचर हैं उनको ट्रेनिंग दो, कैसे पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, बच्चों से कैसे बात करनी है, और स्थानीय पाठ्यक्रम विकास को समर्थन देना। डाइट क्या करता है, जो वहाँ का स्थानीय पाठ्यक्रम कैसा रहेगा, क्योंकि हर जगह के हिसाब से जैसा वहाँ के समाज को जरूरत रहती है उसके हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, जैसा समाज है उसके हिसाब से पाठ्यक्रम को डेवलप किया जाता है। ये डाइट का काम होता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। डाइट का पूरा नाम होता है जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिसको डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है RMSA किस वर्ष शुरू किया गया था, 2000, 2005, 15 या फिर 2019। तो RMSA जो है ये शुरू हुआ था आपका 2009 में। ठीक है, RMSA का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्या कहते हैं इसको, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसे भारत सरकार के द्वारा मार्च 2009 में शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, RMSA कब शुरू हुआ, 2009 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कहता है NIOS के कामकाज की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय मंत्रालय। NIOS इसकी के कामकाज की देखरेख शिक्षा मंत्रालय करता है। NIOS का पूरा नाम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। ये पूरी तरह से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, मैंने अभी बताया था शिक्षा मंत्रालय को पहले क्या कहते थे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था। ठीक है, तो ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, और NIOS की स्थापना जो है वो 1889 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है कि किसी राज्य में SCERT की मुख्य भूमिका क्या है, SCERT, किसी राज्य में SCERT की मुख्य भूमिका क्या है भैया, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करना, राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें विकसित करना, विश्वविद्यालय प्रवेश का प्रबंधन या फिर निजी स्कूलों को मान्यता देना। तो SCERT की जो मुख्य भूमिका है वो है राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें विकसित करना। ठीक है, SCERT का पूरा नाम क्या होता है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये राज्य स्तर पर जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे ऊंची संस्था मानी जाती है। ठीक है, और SCERT की बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो राज्य की जो विशेष आवश्यकताएं हैं उसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम तैयार करना होता है, और जो सरकारी स्कूल हैं उनके लिए किताबों को कैसे डिजाइन करना है, डेवलप करना है, ये SCERT काम करता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। चलिए डिजाइन की बात नहीं, मतलब किताबें किस तरीके से डेवलप की जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है RMSA का लक्ष्य कम करना है। क्या कम करना है, माध्यमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट दरें, प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन कम करना, नहीं नामांकन थोड़ा ना कम करेंगे, कॉलेजों की संख्या भी कम नहीं करेंगे, टीचर्स की संख्या भी कम नहीं करेंगे। RMSA का काम है माध्यमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट दरें कम करना। ड्रॉप आउट का मतलब जहां बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो चीज़ ना हो। ठीक है, तो RMSA यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, माध्यमिक स्तर लगभग 9 से 10 के जो बच्चे हैं, ठीक है, इस क्लास के छात्र अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़ें। सरकार चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 9वीं 10वीं तक पढ़ सकें, पढ़ाई की गुणवत्ता भी अच्छी हो, इसलिए जो है RMSA का लक्ष्य यही है कि माध्यमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट कम हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि RMSA निम्न में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है, किस पर, माध्यमिक विद्यालयों की बुनियादी संरचना और गुणवत्ता में जो है थोड़ा बेहतर हो सके। ठीक है, इनमें सुधार हो सके। ओके, अब जैसे RMSA की क्या बात हो रही, RMSA का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो भी माध्यमिक विद्यालय हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो एजुकेशन है उनकी क्वालिटी इम्प्रूव की जा सके। इसके तहत स्कूलों में जो क्लासेस हैं, क्लासरूम हैं, लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, शौचालय है, टीचर्स हैं और जो बाकी सुविधाएं हैं वो बेहतर की जाती हैं ताकि माध्यमिक शिक्षा मजबूत हो। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा में अपव्यय से क्या तात्पर्य है। अपव्यय से क्या तात्पर्य होता है, देखिए पाठ्यक्रम पूरा करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ने की जो उच्च दर है उसे अपव्यय कहते हैं। मतलब जब कोई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना ही बीच में स्कूल छोड़ देता है उसे अपव्यय कहा जाता है। इसे ड्रॉप आउट भी कहते हैं प्यारे दोस्तों, जिसकी बात अभी हम ऊपर कर रहे थे। 79 नंबर क्वेश्चन, भारत में
स्कूल स्तर का पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा निकाय जिम्मेदार है, यानी कि स्कूली स्तर का जो पाठ्यक्रम है कौन डेवलप करता है? इग्नू, जनार्दन रेड्डी समिति, एनसीईआरटी या फिर एनआईओएस? कौन करता है? तो वो करता है एनसीईआरटी। कौन करता है? एनसीईआरटी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। नैक किस संगठन के अंतर्गत काम करता है? एआईसीटीई के अंतर्गत, एनसीटीई के अंतर्गत, यूजीसी के अंतर्गत या फिर सीबीएसई के अंतर्गत? तो नैक जो है वो किस संगठन के अंतर्गत काम करता है? नैक यूजीसी के अंतर्गत काम करता है। किसके अंतर्गत? यूजीसी के अंतर्गत काम करता है। अच्छा, एक बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारे जो नोट्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं वो किस तरीके के रहेंगे। ठीक है, चलिए एक बार एक झलक मैं आपको दिखा देता हूं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे नोट्स में क्या है कि आपको सब्जेक्टिव कंटेंट भी मिलेगा। अब जैसे पेपर सेकंड हम लोग पढ़ा रहे हैं तो सेकंड पेपर की बात करते हैं। ठीक है, भारत में शिक्षा के समकालीन मुद्दे, जैसे चैप्टर फर्स्ट है प्राथमिक शिक्षा क्या है, इसका अर्थ क्या है ना, प्राथमिक शब्द का अर्थ क्या होता है। इस तरीके से बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। उसकी परिभाषाएं क्या हैं, जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं वो तो आपको रटनी पड़ेंगी ना सर, क्योंकि परिभाषाएं पूछ लेता है कि ये परिभाषा किसकी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे निम्न प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक और उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक की होती है। बहुत डीप तरीके से, बहुत बढ़िया, जैसे आपका एग्ज़ाम, जैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से इन नोट्स को हमने डिज़ाइन किया है। ठीक है, और बहुत बेहतरीन हमारे नोट्स लेने के बाद मैंने बताया ना कि आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की बात हुई है, कोठारी आयोग को शॉर्ट में बात हुई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, 1986, 1990, 1992, आपका शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, बहुत ही वेल मेंटेन तरीके से हमने इसको तैयार किया है। तो इसके लिए ये आपका जैसे सब्जेक्टिव कंटेंट हो गया। फिर हमने बताया कि हम आपको शॉर्ट नोट्स भी देते हैं, वन लाइनर टाइप। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ये आपके वन लाइनर, वो भी चैप्टर वाइज वन लाइनर निकाल के हम आपको दे रहे हैं। प्राथमिक शब्द का अर्थ होता है प्रारंभिक शिक्षा मुख्य बुनियादी, प्राथमिक शिक्षा का अर्थ प्रारंभिक शिक्षा मुख्य बुनियादी या मुख्य शिक्षा या बुनियादी शिक्षा होता है। 6 से 14 वर्ष तक की अवस्था बालकों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी अवस्था मानी जाती है। एक एक लाइन में आपकी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, एक एक लाइन में। ओके, अब जैसे 5 वर्ष की आधारभूत शिक्षा, इसमें 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड फर्स्ट सेकेंड होता है। 3 वर्ष की प्रिपरेटरी स्टेज होती है, 3 वर्ष की मध्य या उच्च माध्यमिक अवस्था, 4 वर्ष की उच्च अवस्था। ठीक है, अब यहाँ पे आपका वैदिक काल को बहुत शॉर्ट में लिखा है हमने, जहाँ से जैसे बौद्ध काल हो गया, मठ शिक्षा मठों में दी जाती थी, इसका आरंभ पब्जा संस्कार से होता था, शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, शिक्षा का माध्यम लोक भाषा पाली थी। प्रसिद्ध चीन यात्री भेनसांग ने लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत बालक को 6 माह तक सिद्धिरस्तु का अध्ययन कराया जाता था। ठीक है, मुस्लिम काल की बात करें तो ऐसे मुस्लिम काल में शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। ठीक है, प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह की रस्म अदा कराई जाती थी। इस तरीके से बहुत ही वेल मेंटेन तरीके से 1857 में भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति हुई। 59 में सरकार ने प्राथमिक शिक्षा टैक्स लगाया। 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय, ऐसे एक एक लाइन में चीज़ें क्लियर है भाई, एक एक लाइन में। मतलब हमें इतनी तारीफ पढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत वेल मेंटेन तरीके से हमने नोट्स को डिज़ाइन किया है। तो ये कंटेंट अगर आप ले लेते हैं तो ये मान के चलिए कि बस बहुत कम से कम समय में पढ़ करके आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। फिर हमने कहा था कि आपको MCQs, PYQs मिलेंगे। ये इसलिए दिखा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि आप वहाँ पे सुने और कहें कि सर ने खाली, ऐसा तो नहीं कि खाली में इतनी सारी बातें बता दी हैं इतना सब मिलेगा, नहीं, मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए MCQs, PYQs यहाँ पे देखिएगा, देखिए चैप्टर वाइज MCQs मिलेंगे, पेज यहाँ से यहाँ तक, इंपॉर्टेंट MCQs का कलेक्शन मिलेगा। PYQ 2023, अब आप कहेंगे सर केवल 3 साल का PYQ, इससे पहले का PYQ क्यों नहीं? क्योंकि इससे पहले B.Ed का सिलेबस दूसरा था 2022 से पहले। ठीक है, पहले साल में एक बार परीक्षा होती थी, अब आपकी सेमेस्टर प्रणाली लागू है तो 2023 से सिलेबस आपका चेंज हो गया, इसलिए उससे पहले के PYQ नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, 2023, 24, 25 3 ही PYQ आपको मिलेंगे। फर्स्ट पेपर थोड़ा कॉमन था तो उसका 2021 से मिल जाता है। ये चैप्टर वाइज MCQs आपके लिए। ठीक है, चैप्टर वाइज MCQ, चैप्टर वाइज के बाद नीचे आएंगे तो ये है हमारा शायद PYQ, देख लेते हैं। हाँ, ये 2023 का PYQ आ गया। फिर इसके बाद और नीचे जाएंगे तो ये आगे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे आपको। ये देखिए बहुत, और देखिए जो आंसर आपका राइट है ना, उसको क्वेश्चन के साथ उसका राइट आंसर दिया है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। हम इतना डीप में आज इसलिए बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ से 2025 का PYQ आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मटेरियल आपको मिलता है।
फिर हमने कहा था कि हम आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड कराते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ है, हालांकि हमारे नोट्स लेने के बाद इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, लेकिन फिर भी हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि हमने मार्केट का जो कंटेंट है उसको नहीं पढ़ा। और फिर इसमें हम कैसे प्रोवाइड कराते हैं, ये देखिएगा, जो आंसर राइट है उसका सही आंसर टिक करके हम आपको ये क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आपको जो है बाहर पैसा खराब ना करना पड़े। ओके, इस तरीके से इसकी भी पीडीएफ आपको सारे सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि सेकंड पेपर का ही मिलेगा, नहीं, सारे सब्जेक्ट आपके 4 पेपर हैं, चारों पेपर में इतना मटेरियल आपको पढ़ने को मिलने वाला है। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की एनईपी 2020 में फाउंडेशन स्टेज आमतौर पर किस उम्र में शुरू होती है। आपको पता है एनईपी 2020 का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो है हमारा 5-3-3-4 का। ठीक है, अब देखिए फाउंडेशनल स्टेज जो है वो आमतौर पर किस उम्र में शुरू हो जाती है, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो जो फाउंडेशनल स्टेज है वो शुरू हो जाती है हमारी 3 वर्ष पे। कब होती है, 3 वर्ष पे। और जो फाउंडेशनल स्टेज है ये स्कूली शिक्षा का सबसे पहला चरण है, ये सबसे पहला चरण यही है। ठीक है, ये 3 से 8 साल की आयु के बच्चों के लिए होता है। ओके, इसमें पहले आपको बता दें कि इसमें पहले 3 साल की आप आंगनवाड़ी या उसको प्री स्कूल कह लो या बाल वाटिका, ठीक है, उसमें बच्चा बिताता है। फिर उसके अगले 2 साल कक्षा 1 और कक्षा 2 में बिताता है, यानी कि 3 और 2 5 वर्ष यहाँ पे हो गए बच्चे के। ठीक है, और ये जो स्टेज होती है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाए, खेल पर आधारित शिक्षा दी जाए, है ना, और प्ले बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। इसके माध्यम से बच्चों का माइंड डेवलप किया जाता है। ठीक है, और बाकी इसकी जो स्टेज होती है, इसमें पहली स्टेज फाउंडेशनल स्टेज होती है 5 वर्ष की, दूसरी होती है प्रीपरेटरी स्टेज जो कि 3 वर्ष की होती है, फिर इसके बाद तीसरी स्टेज होती है मिडिल स्टेज, फिर चौथी होती है हमारी सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, चलिए वो फिर आप एनईपी 2020 पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे आपको। हालांकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहता है भारत में प्राथमिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, विषयों में विशेषज्ञता, बहुभाषिकता और साक्षरता को बढ़ावा देना, औद्योगिक प्रशिक्षण, प्रवेश परीक्षा की तैयारी। क्या हो जाएगा, तो प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है बहुभाषिकता और साक्षरता को बढ़ावा देना। भाई देखिए यहाँ पे साक्षरता मतलब लिटरेसी का मतलब क्या है, पढ़ना लिखना और समझना सीखना कि कैसे पढ़ा जाता है, लिखना कैसे है, ठीक है, और समझते कैसे हैं, यानी बच्चा यहाँ पे किताब पढ़ सके, सही से लिख सके, जो पढ़े उसे समझ सके, यही तो साक्षरता है। और क्या है, बहुभाषिकता, यानी कि जिसको हम मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। इसका मतलब है एक से ज़्यादा भाषाएं सीखना भाई, जैसे बच्चा हिंदी, अंग्रेजी और अपनी जो उसकी जो भी स्थान जो भी लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, वो भी सीखे। तो बहुभाषिकता और साक्षरता को बढ़ावा देना का मतलब है बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना और एक से ज़्यादा भाषाएं सीखने का मौका देना। ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। प्राइमरी शिक्षा में निम्न में से किस पर जोर दिया जाता है। प्राइमरी में किस पर जोर दिया जाता है, रेक्टिफिकेशन को नहीं, आलोचनात्मक चिंतन और अनुभवात्मक अधिगम को जोर दिया जाता है, कारपोरेट कौशल या अनुसंधान पद्धति नहीं। बेस्ट ऑप्शन क्या है, आलोचनात्मक चिंतन, मतलब जो है जहाँ पे बच्चा जो है ऐसा नहीं कि जो आपने पढ़ा दिया बस वही सीख लिया, बच्चे के अंदर आलोचना क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, बच्चा आपसे पूछ सके, सवाल पूछ सके, क्वेश्चन पूछ सके, सर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछ सके, ठीक है, ना कि केवल दी गई जानकारी को स्वीकार कर ले। यहाँ बच्चा लॉजिकली सोच सके। और अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसे करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग भी कहते हैं भाई, ठीक है, जब बच्चे खेल कूद के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से और रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीखते हैं तो उनका ज्ञान स्थायी और गहरा हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का मुख्य फोकस क्या था भाई, तो इसका जो मुख्य फोकस है वो था प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 मुख्य उद्देश्य क्या था कि हर बच्चे को प्राथमिक यानी कि प्रारंभिक शिक्षा मिले, यानी कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए और सभी बच्चों को स्कूल तक पहुंच पाए हर बालक। सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन 3-4 कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है, या हिंदी में इसका नाम क्या है। तो एनसीईआरटी का पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे इसको नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग।
अगर पूछ ले कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी सर, तो क्या बताएंगे, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को की गई थी। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है भारत में तकनीकी शिक्षा को कौन सा निकाय नियंत्रित करता है। देखिए, तो इसको करता है AICTE। कौन सा करता है, AICTE, ठीक है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कहते हैं इसको। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है, ये तकनीकी शिक्षा को कंट्रोल करता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। भारत में माध्यमिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है भाई, देखिए, किसी एक विषय में शीघ्र विशेषज्ञता हासिल करने को प्रोत्साहित करना, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को समाप्त करना, विषय चयन में लचीलापन प्रदान करना और जीवन कौशल विकसित करना, केवल पाठ्यपुस्तक सीखने पर ध्यान केंद्रित करना। तो भारत में माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, विषय चयन में लचीलापन, मतलब बच्चा अपने हिसाब से सब्जेक्ट चुन सके और जीवन कौशल विकसित करना। कहने का मतलब है भारत में माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, छात्र को केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उसे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है। तो इसीलिए विषय चयन में लचीलापन चाहिए भाई। NEP 2020 भी यही कहती है कि माध्यमिक स्तर पर छात्रों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को चुनने का मौका दीजिए, उसको फ्रीडम दो कि मतलब अगर वो साइंस पढ़ रहा है तो साइंस के साथ, अगर वो सिंगिंग चाहता है तो वो दो, अगर साइंस के साथ में हिस्ट्री चाहता है तो वो भी उसको पढ़ने दो, ठीक है। इस तरीके से सब्जेक्ट्स में छूट दो भैया, लाइफ स्किल्स सीख पाए। वो क्या सीखे सर, जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स डेवलप कर पाए। मतलब शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में डिसीजंस लेने की क्षमता डेवलप होनी चाहिए ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए, कम्युनिकेशन बच्चा सीख पाए, ऐसी क्वालिटीज डेवलप करना है ताकि वो रियल लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस कर पाए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाए। बच्चे को इस लेवल का बनाओ भाई। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तकनीकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, कला और साहित्य को बढ़ावा देना, केवल कक्षा में सीखने को प्रोत्साहित कीजिए, उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति विकसित करना, अकादमिक शिक्षा को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करना। तो तकनीकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति विकसित करना। मतलब देखिएगा, यहाँ पे तकनीकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसे लोगों को तैयार करना जिनके पास तकनीकी कौशल यानी कि ऐसी स्किल्स हों, है ना, ताकि वो उद्योग धंधों में, कारखानों में या इंजीनियरिंग के तौर पर काम कर सकें, तकनीकी क्षेत्र में काम कर सकें। लोगों को इस तरीके का बनाओ। अगला क्वेश्चन, भारत में माध्यमिक शिक्षा आमतौर पर किस ग्रेड स्तर को कवर करती है। देखिए, कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक, 3 से 6 या फिर 9 से 12। तो आपको बता दें कि ये कक्षा 9 से 12 तक जो है कि ग्रेड स्तर पर को कवर करती है। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 का जो ग्रेड स्तर है इसको कवर करती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है, खेल आधारित शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और विषय लचीलापन, या फिर केवल भाषा विकास, पाठ्यपुस्तकों को याद करना। तो आपको बता दें कि ये व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन और विषय लचीलापन, इन पर बल देती है। माध्यमिक शिक्षा कहती है कि बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन भी दीजिए, व्यवसाय से जुड़ी शिक्षा भी दीजिए, ताकि वो स्कूल कॉलेज से निकल करके सीधा अपना रोजगार कर सके या 4 पैसा कमा सके। और विषय में लचीलापन दो, जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहे वो सब्जेक्ट उसको पढ़ने दो भैया। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए कौन सी पहल सहायक है। राष्ट्रीय आय योजना, मध्याह्न भोजन योजना, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति उसको हेल्प करेगी, या स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम। आपको बता दें कि देखिए, मतलब SC ST के जो छात्र हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए जरूरी है प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। मतलब क्या होगा इसका कि प्री मैट्रिक मतलब कक्षा 9वीं 10वीं के छात्रों को ये छात्रवृत्ति दी जाती है ताकि वो अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर सकें। ठीक है, 9वीं 10वीं में उनको छात्रवृत्ति दीजिए आप। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, ये 10वीं के बाद की जो शिक्षा होती है, आप बच्चा कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, कोई वोकेशनल कोर्स करेगा, तो उसके लिए दी जाती है ताकि आगे की पढ़ाई पूरी की जा सके। तो छात्रवृत्ति देना इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन है, विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा में निम्न पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो विकलांग बच्चों के लिए जो है वह मुख्य धारा के स्कूलों से अलगाव पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, केवल विशेष स्कूलों में प्रवेश, उन्हें सहायता के साथ
नियमित स्कूलों में एकीकृत करना या फिर केवल ऑनलाइन शिक्षा? तो आपको बता दें, उन्हें सहायता के साथ नियमित स्कूलों में एकीकृत करने पर जोर दिया जाता है। देखिए, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत यही है कि सभी बच्चों को उनका फिजिकल या मेंटल वो जैसे भी हों, उसके बावजूद एक साथ सामान्य स्कूल में सीखने का अवसर मिलना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे एकीकृत करने की बात कही जा रही है, मतलब इसमें दिव्यांग बच्चों को विशेष स्कूलों में भेजने की बजाय सामान्य बच्चों के साथ नियमित स्कूलों में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही उनकी जैसी ज़रूरत उसके हिसाब से उन्हें सहायता दी जाती है। जैसे भाई बच्चा विकलांग है, उसको रैंप होने चाहिए, और जिसको दिखाई नहीं देता उसके लिए ब्रेल लिपि है ना, इनके लिए स्पेशल टीचर्स की व्यवस्था होती है, या जो भी उनको हेल्प करने वाले टूल्स हैं वो प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट हो गया। अगला प्रश्न, किस समिति या रिपोर्ट ने स्कूल बैग के बोझ को कम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला कि स्कूल का जो बैग है उसका बोझ कम होना चाहिए? तो इस पर प्रकाश डाला था यशपाल समिति ने। ठीक है, भारत सरकार ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट में शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन शीर्षक के साथ में इसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो वो थे हमारी यशपाल समिति। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। उच्च शिक्षा, चिकित्सा और कानूनी को छोड़ करके उच्च शिक्षा को विनियमित करने के लिए कौन सी संस्था प्रस्तावित है? कौन सी संस्था है वो? सीबीएसई है, एनसीटी है, यूजीसी है, या फिर एनएचईआरसी है? तो वो है एनएचईआरसी। इसका नाम है एनएचईआरसी। इसका नाम पता है आपको? इसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा, एनएचईआरसी। भारत के उच्च शिक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया है? उच्च शिक्षा सुधारों में किस पर जोर दिया गया है? संकीर्ण विषय फोकस, बहुविषयक संस्थान और शैक्षणिक क्रेडिट हस्तांतरण, केवल केंद्रीकृत पाठ्यक्रम, या फिर स्मरण आधारित मूल्यांकन? आपको बता दें, भारत के उच्च शिक्षा सुधारों में बहुविषयक संस्थान और शैक्षणिक क्रेडिट हस्तांतरण पर जोर दिया गया है। अब ये जैसे बहुविषयक संस्थान की बात करते हैं, जिसको मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन कहा जाता है। अब क्या है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी संस्थान हैं, कॉलेज हैं, उनको सिंगल स्ट्रीम जैसे केवल इंजीनियरिंग या सिर्फ आर्ट से हटा करके मल्टीडिसिप्लिनरी बनाया जा रहा है। मतलब इसका मतलब है कि छात्र अब फिजिक्स के साथ साथ सिंगिंग या हिस्ट्री के साथ कोडिंग भी पढ़ सकता है। ठीक है, ओके, यानी कि अब जो उसको मन आएगा वो सब्जेक्ट पढ़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे हो रही है, जो आपकी ABC ID आप लोग कहते हैं ना सर हमारी ABC ID, तो वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ये एक डिजिटल बैंक की तरह है, मैंने कल भी बताया था, जहाँ छात्र ने जो भी क्रेडिट पॉइंट जो उसने प्राप्त किए हैं वो अब यहाँ पे आपके जमा रहेंगे। अगर कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ता है और कुछ समय बाद फिर से अगर वो शुरू करना चाहता है, तो उसके पुराने क्रेडिट जो भी पॉइंट्स है वो काम आएंगे और उसे दोबारा शुरुआत से पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए ये काम आता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब आप रिजल्ट देखते तो आपकी ABC ID मांगता है। भारत में शिक्षक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख चुनौती, जो टीचर एजुकेशन है उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है छात्रों की रुचि का अभाव, नहीं। विदेशी भाषा टीचर्स की कमी, नहीं। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की अपर्याप्त गुणवत्ता, स्कूलों में डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग, नहीं। जो भी हमारे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है जहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, वो क्या है, उनमें अपर्याप्त गुणवत्ता है। देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान जैसे आपके ये वो कॉलेज संस्थान होते हैं जहां फ्यूचर के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे आपके B.Ed और D.Ed कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे अपर्याप्त गुणवत्ता, देखिए भाई ऐसा है, अब अपर्याप्त गुणवत्ता का मतलब क्या है? जहाँ अच्छी गुणवत्ता की ट्रेनिंग नहीं मिलती। कई कॉलेजेस में अच्छे टीचर्स नहीं होते, है ना, और सिर्फ डिग्री दे दी जाती है, सही ट्रेनिंग उनको मिलती नहीं है, पुराने तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब आपको बता दूं कि जैसे आप B.Ed कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आपको सही से ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। क्यों? आप शिक्षक है ना, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, ओके, सही से ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। आपको पता ही नहीं कि हमारा लेसन प्लान कैसे बनेगा, असाइनमेंट कैसे बनते हैं, और जो लेसन प्लान होता है उसमें प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाले जाते हैं, सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100 में से 10 बच्चे ठीक से बता पाएंगे कि लेसन प्लान कैसे बनता है, असाइनमेंट कैसे बनते हैं, प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाले जाते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में क्या अंतर होता है,
ये कब आएगा? ये आपको तब आएगा जब आपको कॉलेजेस में ठीक से ट्रेनिंग दी जाएगी। सामने आपका एचओडी, बीएड का एचओडी सामने बैठ करके आपसे ब्लैक बोर्ड पे प्रस्तावना प्रश्न निकलवाएगा, आपको विशिष्ट उद्देश्य समझाएगा, सामान्य उद्देश्य समझाएगा, तब तो आपको समझ में आएगा ना। तो वो सब चीज होती नहीं है। क्या है? अपना फोन पे ही सारा डाटा भेज दिया, ये हमारी मार्कशीट है, हमारा एडमिशन कर लेना, इतनी फीस हमने भेज दी, एडमिशन हो गया, ठीक है। बस लास्ट में जब एग्जाम देने का टाइम आता है तब आप लोग ढूंढते हो कि हमारा कॉलेज कौन सा है ना, कॉलेज तक नहीं पता। ये हाल है, इसीलिए कहा गया अपर्याप्त गुणवत्ता, ठीक है। तो ये जो जितने भी, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन को एज ए बिजनेस मान लिया है, तो प्रशिक्षण संस्थानों में क्या है, गुणवत्ता की कमी है। सिर्फ पैसा दे दो, डिग्री हासिल कर लो, बात खत्म। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा जब आपको खुद नहीं पता तो आगे चल के दूसरे बच्चों को क्या पढ़ाओगे, है ना। इससे क्या होगा? गुणवत्ता, शिक्षा, पढ़ाई की गुणवत्ता भी कमजोर हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। आज अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी तक मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर 4th सेमेस्टर में हमारे सब्जेक्ट क्या रहेंगे। अभी तक स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, ये हाल है। स्कूल बैग का वजन कम करने का एक उपाय ये है। क्या उपाय है? देखो, ज़्यादा होमवर्क ऐड कर दो, पाठ्य पुस्तक का आकार बढ़ा दो, किताब बड़ी कर दो, डिजिटल सामग्री लॉकर का उपयोग करो, या फिर स्कूल का समय बढ़ा दो। देखिए, स्कूल बैग का वजन कम करना, डिजिटल सामग्री और लॉकर का उपयोग करो। मतलब सर इसका क्या है? मतलब डिजिटल बुक सामग्री, ई बुक्स हो गई, टैबलेट्स का यूज़ करो, ऑनलाइन नोट्स बच्चों को दे दो, इसका उपयोग किया जा सकता है। और साथ ही स्कूल में लॉकर होने से भी बच्चे अपनी किताबें वही रख सकते हैं। कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि बस ढो के ले जाओ, थोड़ा बहुत उसमें पढ़ाए, उसके बाद फिर लेके आनी है, कुछ खास काम है नहीं उनका, लेकिन बच्चा रोज ढो के लेके जाता है। तो लॉकर का उपयोग करो भाई, जिस किताब की जरूरत बच्चे को घर पे नहीं है वो वहीं रख दे, रोज भारी बैग घर से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन 98 देखिए, निम्न में से कौन सा निकाय भारत में शिक्षक शिक्षा को नियंत्रित करता है? टीचर एजुकेशन को कौन नियंत्रित करता है? तो वो है हमारा एनसीटीई। कौन है? एनसीटीई भैया। भारत में शिक्षा टीचर एजुकेशन के जो भी मानक हैं, जो भी गुणवत्ता है, जो भी नियम है, उनको रेगुलेट या कंट्रोल करने की मुख्य जिम्मेदारी एनसीटीई की होती है, ठीक है। पूरा नाम क्या है एनसीटी का? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, शिक्षक शिक्षा में प्रमुख समवर्ती मुद्दों में से एक है। क्या है? वो है प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की कमी नहीं, स्कूल के बुनियादी ढांचे का अभाव नहीं, सिद्धांत और व्यावहारिक प्रशिक्षण के बीच असमानता, शारीरिक शिक्षा पर अत्यधिक जोर। देखिए, समझिए मेरी बात। शिक्षक शिक्षा जो टीचर एजुकेशन है उसमें सबसे बड़ी समस्या यही है, सिद्धांत और जो व्यावहारिक प्रशिक्षण है उसके बीच असमानता है। सर कैसे? देखिए भाई, जो शिक्षक शिक्षा में सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जो भी सिद्धांत, जो थ्योरी हमको सिखाई जा रही है, जो पढ़ाई जा रही है, वो जब एक्चुअल में हम क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए तो वो सिद्धांत हमारे काम ही नहीं आते, वो थ्योरी हमारे काम ही नहीं आती। यही तो असमानता है। अरे जो चीज़ काम नहीं आ रही वो काहे पढ़ा रहे हो? जो चीज़ काम आए भाई, हम क्लास, आप मान लीजिए हम बीएड कर रहे हैं, आप हमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें सिखाओ ना जो जब हम बच्चों को पढ़ाने जाएं वहाँ पे काम आए। जो वहाँ पे सिद्धांत, जो थ्योरेटिकल नॉलेज हमको दिया गया वो आगे काम ही नहीं आ रहा। ये ठीक वही बात है कि हमने खूब मैथ्स में साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, खूब साइन थीटा पढ़ा, खूब कॉस थीटा पढ़ा, टेन थीटा पढ़ा, कॉसेक थीटा पढ़ा, काम आज तक नहीं आया इसका कहीं पे कोई काम नहीं आया। तो फिर काहे हमको पढ़ाया, काहे इतनी मेहनत करवाई आप हमसे, है ना। तो वही चीज़ है कि मतलब सिद्धांत और जो व्यावहारिक प्रशिक्षण है उसके बीच असमानता है, ठीक है। जो थ्योरी आपने पढ़ाई, यानी कि अक्सर शिक्षक प्रशिक्षण में थ्योरी ज़्यादा और प्रैक्टिकल अनुभव कम मिलता है, इसलिए प्रमुख मुद्दा माना जाता है, ठीक है। जो पढ़ा रहे हो हमारे काम ही नहीं आ रहा। अब देखिए, भारत में शिक्षक गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्न में से कौन सा समाधान प्रस्तावित है? चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, और हाँ, लास्ट में जरूर बताइएगा कि हमारी क्लास कैसी रही। देखिए, शिक्षक गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्न में से कौन सा समाधान प्रस्तावित है? प्रशिक्षण अवधि कम करना, केवल स्व शिक्षण को प्रोत्साहित करना, सतत व्यावसायिक विकास यानी कि सीपीडी और सेवाकालीन प्रशिक्षण, या फिर केवल ऑनलाइन प्रमाण पत्रों पर निर्भर रहना। वो है हमारा सतत व्यावसायिक विकास, सीपीडी और सेवाकालीन प्रशिक्षण। मतलब भारत में टीचर्स की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए सतत व्यावसायिक विकास यानी कि और सीपीडी जिसको कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहा जाता है, और सेवाकालीन प्रशिक्षण मतलब जिसको इन सर्विस ट्रेनिंग पर जोर दिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि शिक्षक नौकरी करते हुए भी नए ज्ञान, नई टीचिंग मेथड्स और नई
नई तकनीकें सीखते रहें ताकि उनकी जो पढ़ाने की तकनीक है वो बेहतर होती रहे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोट्स के लिए देरी ना करें, क्योंकि फिर आपके पास समय बचेगा नहीं। आप कहेंगे सर अब समय नहीं है, हम क्या करें, कैसे पढ़ें। ठीक है, तो नोट्स लेकर के फटाफट अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।